जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है 10th का बैच प्रारंभ करेंगे। तो आज उसी वादा को पूरा करने के लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जो क्लास 10th है उसका एसएसटी अर्थात सोशल साइंस का जो चैप्टर है हिस्ट्री इतिहास, इसका प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या बच्चों चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग समुचित जो यूरोप है इसमें किस प्रकार जो राष्ट्रवाद की भावना है इसका उदय हुआ, राष्ट्रवाद कैसे जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण में सहायता किया, इस सब पे आज हम पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और पढ़ेंगे कि यूरोप में उदारवाद राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं का उदय कैसे हुआ और जो यहाँ की क्रांति थी वो कैसे कैसे हुई। तो वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाइएगा कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। ठीक है, इस वीडियो के बाद एक बात बच्चों जान लीजिए, आपको मैं जो 10th का सिलेबस है उससे थोड़ा अपर भी चीजें बताऊंगा। ठीक है, जो आपके बुक में नहीं है, आपके जो बुक में नहीं है उससे भी मैं कुछ हट क्या चीजें आपको बताना चाहता हूं। और वीडियो के अंत होने से पहले जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल आपके दिमाग में डिट्टो फिट हो जाएगी, आपको दोबारा इसको पढ़ने और याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक टॉपिक दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद, आपका चैप्टर का जो टाइटल है यही दिया हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद क्या होता है ये हमको कैसे पता, ये राष्ट्रवाद क्या चीज है, ई कौन मतलब खेत के मुरई है, ये किस खेत की चिड़िया का नाम है, हम लोग को ये तो पहले जानना पड़ेगा, तब ना हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हुआ। अब आपको पापा का नाम ही नहीं पता हो और दादाजी का परदादाजी का नाम खोजिएगा तो कोई फायदा है। तो इससे पहले हम लोगों को राष्ट्रवाद समझना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, अगर सिंपल बातों में अगर आपको बताया जाए, ठीक है, सिंपल अगर शब्द में अपने शब्दों में बताऊं, जो राष्ट्रवाद है वो अपने देश के प्रति प्रेम निष्ठा और समर्पण की भावना को बताता है। क्या बच्चों, प्रेम निष्ठा और समर्पण की जो भावना होती है यही राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद क्या है, अपने देश जो है, मेरा मान लीजिए देश भारत है, इसके प्रति मुझे प्रेम है, मुझे निष्ठा है पूरा कि मेरा देश है ये, मैं इसके लिए पूरा अपना समर्पण दे सकता हूँ। अगर मुझे कोई बोले कि मेरे देश पे बात आई है तो मैं जान देने के लिए भी वहां तैयार रहूंगा। तो यह मेरे अंदर क्या है, ये राष्ट्रवाद की भावना है। क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। अब हमारा बुक क्या कहता है राष्ट्रवाद के बारे में ये थोड़ा जान ले। बुक कहता है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जो जागृति है उसका प्रतिफल है। क्या है, आधुनिक जो विश्व है उसकी राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, ये हमारा बुक कहता है। बढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद तो आपको समझ में आ गया, अब समझते हैं राष्ट्रवाद कितने प्रकार के होते हैं, इनके पिता कौन है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवाद जो होता है बच्चों 3 आधारों पे मापा जाता है, आपका जातीय सांस्कृतिक और नागरिक। जातीय क्या होता है, मान लीजिए जो हिंदू धर्म है इसको 4 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इनमें भी कई उप जातियां हैं। मान लीजिए कोई राजपूत जाति का है और उसके अंदर ये राजपूत जाति की जो है ना राष्ट्रवाद वाली भावना होगी। अब कैसे, वो जब देखेगा कि मेरी जात का है मेरी कास्ट का है अगर कोई व्यक्ति, तो वो उससे ज्यादा घुलने मिलने का प्रयास करेगा। अगर उसके किसी भी प्रकार को उसको दिक्कत आएगी उस जाति के व्यक्ति को, तो जो दूसरा रहेगा उसको भी उससे दिक्कत आएगी परेशानी आएगी। तो यह जातीय है। अब सांस्कृतिक क्या है, मान लीजिए हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हमारा एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, हमारा एक सांस्कृतिक भूगोल है। उस देखिए अब मान लीजिए भारत में है तो एक ट्रेडिशनल कल्चर है हम लोगों का, हमारे यहाँ पे साड़ी पहना जाता है, सूट पहना जाता है स्त्रियों के लिए, और मान लीजिए जो पुरुष है कुर्ता पैजामा धोती जो कुर्ता होता है शॉर्ट पैंट ये सब पहनते हैं। तो एक सांस्कृतिक हम लोगों में जो बंधन है, एक सांस्कृतिक बंधन हम लोगों में बंधा हुआ है। हम विदेश भी अगर जाते हैं और हमको हमारे रंग रूप हमारे अगर कल्चर संस्कृति के लोग मिलते हैं तो हमें देख के बड़ी खुशी होती है।
बिल्कुल हम लोगों को क्या होती है, खुशी होती है। तो यह हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ठीक है। अब नागरिक राष्ट्रवाद क्या है, यह हमारे देश के लिए होती है। मान लीजिए आप भारत देश के नागरिक हैं, तो आपके अंदर भारत के लिए कर गुजरने की एक भावना होगी ना, उसी को जो होता है नागरिक राष्ट्रवाद कहते हैं। मान लीजिए किसी भी आप देश में जाते हैं और आपको पता चलता है, आपको इससे उस समय कोई मतलब नहीं है कि किस जात का कोई व्यक्ति है, किस धर्म का है। विदेश में आप गए और आपको भारत का कोई मिल गया, तो आपको उससे एक बड़ा स्नेह मिल जाता है, आपको एक बहुत अच्छा प्रेम उससे होता है कि नहीं, ये मेरे देश का व्यक्ति है, मुझे इसके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। तो यह हमारी नागरिक की जो है राष्ट्रवाद है। अब देखिए, राष्ट्रवाद के जो पिता हैं ये जॉन गाटफ्रेड को माना जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई थी। जॉन गैटफ्रेड के द्वारा जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उसका शुरुआत हुआ था। किसके द्वारा? जॉन गैटफ्रेड के द्वारा यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। भारत में अगर आप पूछिएगा कि भारत की राष्ट्रवाद के पिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय भारत के जो हैं ये राष्ट्रवाद के पिता कौन माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय, ठीक है। अभी बढ़ते हैं इन आगे टॉपिकों पे। देखिए, जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो देखिए बुक हमको बताता है कि जो राष्ट्रवाद है ये पुनर्जागरण काल। अब ये पुनर्जागरण काल कब शुरू हुआ? ये 1300 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी के काल को हम लोग पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। 1300 से लेकर 1700 ईस्वी के जो काल था, यह लोग जो काल है इसको हम लोग क्या पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। यह काल उस समय का था जब यूरोप जो था कई साम्राज्य से घिरा हुआ था, मोनार्की का शासन था, अर्थात वहां पे राजतंत्र चल रहा था। तो लोग जो थे उनके अंदर उस समय शुरुआत में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनको अपने देश के प्रति प्रेम जागा और राष्ट्रवाद की उनके अंदर जब भावना आई तब उसे राष्ट्रवाद की शुरुआत माना गया। इसके बाद देखिए दूसरा जो था पड़ाव, इसका 3 चरणों में पूरा हुआ। अब देखिए जो राष्ट्रवाद का दूसरा चरण था अधिक रूप से प्रभावी हुआ जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति हुई तो राष्ट्रवाद ने अपना एक अलग और प्रचंड रूप ले लिया। कब? फ्रांसीसी क्रांति के समय। कब बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति के समय एक अलग प्रचंड जो रूप था राष्ट्रवाद ने ले लिया। इसका समय था फ्रांसिस क्रांति का 1789, 1789 जो था 1789 में जो राष्ट्रवाद का था एक प्रचंड रूप देखने को मिलता है हम लोगों को। किस कारण से? फ्रांसीसी क्रांति के कारण से। जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसके कारण राष्ट्रवाद में एक अलग रूप हम लोगों को देखने को बच्चों मिल जाता है। क्या रूप? एक अलग रूप हम लोगों को कब देखने को मिलता है? फ्रांसिस क्रांति 1789 में हम लोगों को यह रूप देखने को मिलता है। अब देखिए 19वीं जो सदी थी इसमें तीसरा इसका पड़ाव है। प्रथम जो पड़ाव था पुनर्जागरण काल, इसमें कुछ मतलब हल्का फुल्का मात्रा में राष्ट्रवाद की भावना आई। दूसरा में इसका कुछ एक्सट्रीम रूप देखने को मिला हम लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फ्रांसिस जब क्रांति हुई तो फ्रांस के लोगों में, यूरोप के लोगों में माफ करिएगा, यूरोप के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको एक अधिक बूस्ट मिला। कहते हैं ना बूस्टर डोज लिया था ना आप लोगों ने कोरोना के टाइम पर, एक के बाद दूसर का 3 बार जो डोज था वही बूस्टर डोज कहलाता है। और बूस्टर इन लोगों को कब मिला? फ्रांसिस क्रांति के बाद, ठीक है। दूसरा डोज इन लोगों को मिल गया। अब देखिए इसका एक आक्रामक रूप हम लोगों को देखने को मिलता है। कब? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में यह और आक्रामक रूप ले लिया। क्या हुआ? अब 19वीं सदी में देखिए अधिक आक्रामक रूप लिया जिसके कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्या हुआ? जो यूरोप के लोग थे इसमें एक खतरनाक रूप से, माने एक एक्सट्रीम लेवल का जो राष्ट्रवाद की भावना थी ये कब आई? कब आई? जब 19वीं सदी में यह भावना आई और 19वीं सदी में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। इस भावना के कारण क्या हुआ? इटली और जर्मनी का एकीकरण। देखिए राष्ट्रवाद का जो 3 स्टेज था यूरोप में, कहां से शुरू हुआ? पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण काल जो था कब हुआ बच्चों? 1300 से लेकर 1700। यह कुछ मात्रा में इस समय शुरू हुआ था।
इसके बाद इसका जो अधिक थोड़ा प्रभावी रूप देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है? फ्रांसिस क्रांति यानी 1789। डेट याद रखिएगा, 1789। क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन पूछता है। इसके नोट्स भी हम आपको देंगे, आपको नोट्स भी देंगे इस चीज का, लेकिन अगर आप नोट करते चले तो बहुत बेहतर होगा। नोट्स तो हम देंगे ही, लेकिन नोट करते चले तो और बेहतर होगा। ये 1789 जो था, यह क्या था? राष्ट्रवाद के उदय का एक किरण के रूप में निकला। ठीक है, 1789 फ्रांसिस क्रांति के बाद जो राष्ट्रवाद था वो अधिक प्रभावी रूप ले लिया, जिससे क्या हुआ? 19वीं सदी में इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्या हुआ? इटली और जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए, राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कोनो ना कोनो तो कारण होगा। अब मान लीजिए आपके घर पे किसी चीज की, किसी फंक्शन की शुरुआत होती है, मान लीजिए आप ही की शादी का शुरुआत किया जाता है, तो कोनो ना कोनो तो कारण होगा। ये तो आप तो कहीं ना कहीं फसल होंगे, तो फसल है, यही कारण आपका है, तबे ना शुरुआत हुआ। कोनो मतलब सौतिनिया के चक्कर में फंस गए तो आपके शादी का शुरुआत हुआ। इसी प्रकार जो राष्ट्रवाद था, इसका शुरुआत के कुछ कारण थे, जो कारण के बारे में देखते हैं। देखिए, इसका सर्वप्रथम जो कारण था, नेपोलियन का आक्रमण था। नेपोलियन का आक्रमण इसका पहला कारण माना जाता है। इसको नेपोलियन का आक्रमण जो था, ये पहला कारण है। अब थोड़ा पहले सुनिए बच्चों, रुक जाइए, मैं तो इस यहां से रोकने को आपको बोलूंगा, स्टॉप हो जाइए। थोड़ा नेपोलियन के बारे में जानते थे। देखिए, जो नेपोलियन था, इसका जन्म जो हुआ 1762 ईस्वी में कोर्सिका नामक द्वीप पे हुआ। कोर्सिका नामक एक द्वीप है यूरोप के साइड में, कोर्सिका नामक एक द्वीप है फ्रांस के बगल में, इस पे जन्म हुआ इसका। यहाँ पे एक मोनार्की का शासन था, यानी राजतंत्र था। जो इनके पिता थे कार्लो। इनके पिता का नाम क्या था? कार्लो। ठीक है, यह पेशे से वकील थे और फ्रांसीसियों के अधीन वकीली यानी वकालत करते थे। और जो आपका कोर्सिका द्वीप है, इस पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। ठीक है, उनका इस पे अधिकार कर लिया था, उन्होंने गुलाम बनाया था। तो जो नेपोलियन थे, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। यह क्या सोचते थे कि मैं एक दिन बड़ा होऊंगा और अपने जो कोर्सिका द्वीप है, इसकी आजादी के लिए लड़ूंगा। आजादी की लड़ाई की इनकी भावना इनको इतना आगे ले गई कि यह एक योग्य सैनिक बने। यह योग्य सैनिक बने। इनके जो पिता थे, फ्रांसीसियों के चाटुकार थे। गांव में आपको लोग दिख जाएगा, कोई अगर मान लीजिए बड़ा परिवार का लोग है, तो 2-4 गो आपको द्वार पे उसके चाटने वाला मिलेगा। द्वार पे सूत उठ के, उसका दूसरा काम नहीं है, उसके द्वार पे पहुंचेगा और क्या करेगा? जी जी जी, क्या हाल है जी, एकदम उसका प्रणामा पाती सब शुरू करेगा। तो इसको चाटुकारिता बोलते थे। और यही काम जो नेपोलियन के पिता कार्लो थे, ये क्या कहाँ करते थे? फ्रांसीसियों के पास। फ्रांसिस जो थे, इनके पास इनके पिता जो थे, ये चाटने का काम करते थे, यानी चाटुकारिता करते थे, जो नेपोलियन को थोड़ा भी पसंद नहीं आता था। नेपोलियन को अपने पिता से नफरत होने लगा। इस कारण नेपोलियन को उनके पिता से नफरत होने लगा। लेकिन मान लीजिए, जब इनके पिता चाटुकारिता करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। मान लीजिए कुत्ता आता है, पूंछ डुलाता है आपके पास, तो दया करके आप बिस्कुट तो फेंक ही दीजिएगा। तो इसी प्रकार जो कार्लो थे, इनके चाटुकारिता के कारण जो नेपोलियन था, इसको क्या हुआ? इसको सैनिक स्कूल में शिक्षण मिल गया। ये जब सैनिक स्कूल में शिक्षण मिला तो यह एक योग्य सैनिक बन के निकला और इसने कई युद्ध जीते, कई युद्धों को इसने जीता। खैर, एक युद्ध जो एक्सेप्शन है, इजिप्ट का युद्ध, यानी मिस्र का युद्ध, ये हार गया था। ठीक है, तो इसने बहुत से युद्ध जीते और एक महान जो सेनापति है उसके रूप में प्रकट हुआ। धीरे धीरे बाद में इसने सत्ता में हाथ आजमाया और खुद को राजा भी घोषित कर लिया। बाद में चल के ये फ्रांस का राजा बना। इसके कई प्रयास के बाद जो था, रूस पे इसने आक्रमण किया। जब राजा बना तो इसने क्या किया? रूस पर आक्रमण किया। तो रूस का क्षेत्र जो है बच्चों, बहुत बड़ा क्षेत्र है। रूस का क्षेत्र क्या है? बहुत बड़ा क्षेत्र है।
तो रूस के जो सैनिक थे उन्होंने इनसे लड़ा नहीं, क्या किया कि वो पीछे हट जाते थे और उतने जगह पे आग लगा देते थे, जिससे जो अनाज था इनको मिल नहीं पाता था। यह धीरे धीरे जो नेपोलियन है रूस के मॉस्को तक पहुंच गया, मॉस्को तक पहुंच गया, रूस के मॉस्को तक। लेकिन वहां जब गया तो पूरा जो शहर था वो वीरान था, वहां पे एक इंसान भी आपको देखने को नहीं मिला, जिसके कारण नेपोलियन धीरे धीरे हार गया। और हारने के बाद उसको एक बेला नाम का एक द्वीप है, एला एला नाम का, सॉरी एला एला नाम का जो द्वीप है, इस पे उनको भेज दिया गया। कब? 1814 में इनको एला नाम के द्वीप पर भेज दिया गया कि आप जाइए वहां पर रहिए, आपका इसमें कोई नहीं है। उनका शासन खत्म हो गया। उसके बाद वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई और जो नेपोलियन का शासनकाल था वो समाप्त हो गया। नेपोलियन के बारे में आप लोगों ने समझा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जो नेपोलियन का आक्रमण था यह राष्ट्रवाद का एक प्रथम कारण बना। जब फ्रांसीसियों पे नेपोलियन ने आक्रमण किया और सत्ता हासिल किया तो यह एक राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण था। इसने राष्ट्रवाद को क्या दिया? बढ़ावा दे दिया। नेपोलियन के जो पतन हुआ, नेपोलियन का जो पतन हुआ कब हुआ? 1814 में जब नेपोलियन का पतन हुआ तो पतन के बाद यूरोप की जो विजयी शक्तियां थी, जो यूरोप के लोगों ने, जिन लोगों ने इनको हराया था, नेपोलियन से जो लोग जीत चुके थे, वो जो भी शक्तियां थी वो कहाँ आई? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुई। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना में एकत्र हुई और वहां पे उन्होंने आगे के निर्माण के बारे में सोचा। आगे की वीडियो में बच्चों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आपको बता दें, आगे की वीडियो जो है इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जुलाई की जो क्रांति थी इसमें क्या क्या हुआ, कितने यहाँ पे मरकंड मचाया दो ही लोग। जो 1830 की क्रांति थी इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इटली का एकीकरण कैसे कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो मेजिनी था उसका क्या रोल था, गैरिबाल्डी का रोल हम लोग समझेंगे। उसके बाद काउंट काबूर। इन सभी टॉपिकों पे बच्चों अगले क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा शॉर्ट है बच्चों, लेकिन मैं आपको देने का प्रयास जो कर रहा हूं वो समझिएगा। ये आपके बुक में कहीं आपको नहीं मिलेगा इतना टॉपिक। फर्स्ट ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आज एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो आपको मैं दे रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको नहीं अंदाजा है तो आप सर्च करिए, कहीं पर भी जाइए और किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतनी बातों को सर्च करके लाइए। अगर ला दीजिएगा तो आपको जो बोलिएगा सो। तब तक के लिए वीडियो कैसा बना ये हमको बताइएगा। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। जो आज हम लोगों ने आरंभ किया है आज के दिन 11 फरवरी को, इसको प्रचंड रूप देना है। एक शिक्षा की अलग नीति लाना है, एक पॉलिसी लाना है, जिससे जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें बदलाव हम लोग चाहते हैं। पारंपरिक तरीके से जो पढ़ाई हो रहा है इसमें आपके साथ की जरूरत है। आप लोग जुड़िए। चलिए अब बताइए बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है? आपसे सवाल है, राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एक जो निष्ठा है, समर्पण है और निसंदेह प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके पिता कौन है बच्चों? जॉन गॉटफ्रेड ये जो है राष्ट्रवाद के पिता है। पिता कौन है? जॉन गॉटफ्रेड। और भारतीय राष्ट्रवाद के तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब बताइए राष्ट्रवाद कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है बच्चों जातीय राष्ट्रवाद, उसके बाद सांस्कृतिक और नागरिक। 3 प्रकार के राष्ट्रवाद मैंने समझा है। राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? पुनर्जागरण के काल से। इसका एक्सट्रीम रूप कब देखने को मिलता है? 19वीं सदी में। इसको बूस्टर डोज बच्चों कब मिलता है? फ्रांसीसी क्रांति में। याद रहेगा, याद रखिए। अब जो है, जो इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। और पूछेगा राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हुआ इसका कारण क्या था? तो नेपोलियन का आक्रमण इसका
सबसे बड़ा था, जो मतलब कारण था उसमें सबसे बड़ा कारण था नेपोलियन का आक्रमण। अब थोड़ा नेपोलियन के जीवन में आते हैं। बताइए नेपोलियन का जो जन्म था किस स्थान पे हुआ? कॉर्सिका नामक स्थान पे। एक गाना आप लोग बॉलीवुड में सुने होंगे, मटर गश्ती। गाना को मैं बोलूंगा एक बार जाके सुनिएगा। ये जो मटर गश्ती गाना है, इसमें आपकी दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर जो है अभिनय किए हैं। ये जो गाना जो शूटिंग हुआ है, ये कॉर्सिका नामक ही द्वीप पर शूटिंग हुआ है। कॉर्सिका जो नामक द्वीप है यूरोप का, यहीं पे ये मटर गश्ती खुली सड़क पे जो गाना है, ये यहीं पे शूटिंग हुआ है। इसको भी आप लोग एक बार जाके देखिएगा। और इतिहास का जो साथ हम लोगों का आगे भी बना रहेगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।